हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। हम लोग पेरियोडोंटोलॉजी का लेक्चर फिनिश कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस एंड नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज ये दोनों टॉपिक फिनिश कर लिया है। अब हमारा 3 टॉपिक और बचता है, जिसमें से शुरू हम लोग आज जिंजाइवल इनलार्जमेंट से करेंगे, फिर पेरियोडोंटल एंड जिंजाइवल एब्सेस देखेंगे और फिर स्प्लिंट इन पेरियोडोंटल थेरेपी देखेंगे और हमारा पेरियो आज फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग पीडो शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जिंजाइवल इनलार्जमेंट से। ये एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर्स और एमसीक्यू बुलेट पॉइंट के फॉर्म में दोनों साथ के साथ हम लोग फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिंजाइवल इनलार्जमेंट। तो क्या है जिंजाइवल इनलार्जमेंट? किसी भी डिजीज में जिंजाइवा का साइज बढ़ जाना या जिंजाइवल ओवर ग्रोथ हो जाना, उसको हम लोग जिंजाइवल इनलार्जमेंट कहते हैं। जिंजाइवल इनलार्जमेंट जो है ना, वो क्लासिफाई हो सकता है अपने एटियोलॉजिक फैक्टर्स एंड पैथोलॉजिक चेंजेस के बेसिस पे। तो वेरियस जिंजाइवल इनलार्जमेंट क्या क्या है? पहला जिंजाइवल इनलार्जमेंट जो है वो है इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट। इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट के अंदर 2 जिंजाइवल इनलार्जमेंट आते हैं, सब ग्रुप्स आते हैं, अक्यूट इनलार्जमेंट एंड क्रोनिक इनलार्जमेंट। सेकेंड जिंजाइवल इनलार्जमेंट इज ड्रग इंड्यूस्ड इनलार्जमेंट। ड्रग इंड्यूस्ड इनलार्जमेंट के अंदर भी 4 सब टॉपिक आएंगे हमारे, दैट इज anticonvulsants causing enlargement, immunosuppressants causing enlargements, and calcium channel blockers causing enlargement, and the general medicines causing enlargement. Third enlargement is associated with systemic diseases or condition. किसी भी systemic disease और condition के कारण जो enlargement जिंजाइवा का होगा वो किस किस condition में होगा? ये 2 टाइप के होंगे। पहला होगा conditioned enlargement और दूसरा होगा सिस्टमिक डिजीजेस काउजिंग जिंजाइवल इनलार्जमेंट। तो जो हमारा कंडीशन इनलार्जमेंट होगा, तो किस किस कंडीशन में जिंजाइवा की इनलार्जमेंट हो सकती है या कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जो पहले से थोड़े से भी इरिटेटेड जिंजाइवा है तो उनकी ओवर ग्रोथ या उनकी इनलार्जमेंट कराता है। तो पहला है प्रेगनेंसी, दूसरा है प्यूबर्टी, तीसरा है विटामिन सी डेफिशिएंसी, चौथा प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस और पांचवा नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट, दैट इज पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा। पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट है। बाकी 4 जो हैं, प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, विटामिन सी एंड प्लाज्मा सेल, ये कंडीशन इनलार्जमेंट है। एंड सिस्टमिक डिजीज काउजिंग जिंजाइवल इनलार्जमेंट पे ल्यूकीमिया, ग्रैन्युलोमैटस डिजीजेस, then neoplastic enlargements are benign tumors and malignant tumors, and the last one is false enlargement. यूजिंग क्राइटेरिया लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी जिंजाइवल इनलार्जमेंट वेरियस टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि लोकलाइज्ड जिंजाइवा, जो कि क्या होते हैं, जिंजाइवा के में लिमिटेड होते हैं एडजेसेंट टू अ सिंगल टूथ और ग्रुप ऑफ टूथ, ठीक है। जनरलाइज्ड इन्वॉल्विंग द जिंजाइवा थ्रू आउट द माउथ। देन मार्जिनल, जो कि मार्जिनल जिंजाइवा तक इनलार्जमेंट कन्फाइन होगी। पैपिलरी, जो कि इंटरडेंटल पैपिला तक कन्फाइन होगी। डिफ्यूज जिंजाइवल इनलार्जमेंट में क्या होगा? मार्जिनल, अटैच एंड इंटरडेंटल पैपिला, सारे जिंजाइवा जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। व्हाट इज डिस्क्रीट जिंजाइवल इनलार्जमेंट? डिस्क्रीट जिंजाइवल इनलार्जमेंट है ना, एक आइसोलेटेड सिसाइल या पेडेंक्यूलेटेड ट्यूमर लाइक इनलार्जमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट जिंजाइवल इनलार्जमेंट। ये क्या होगा? एक आइसोलेटेड सिसाइल या पेडेंक्यूलेटेड ट्यूमर लाइक इनलार्जमेंट होता है, दैट इज डिस्क्रीट। जिंजाइवल इनलार्जमेंट की ना स्कोरिंग भी की गई है उनकी सीवियरिटी के डिग्री पे। तो ग्रेड 0 जिंजाइवल इनलार्जमेंट में क्या होता है? नो साइंस ऑफ जिंजाइवल इनलार्जमेंट। ग्रेड 1 हम कब कहेंगे? इनलार्जमेंट कन्फाइन टू इंटरडेंटल पैपिला। जब इनलार्जमेंट इंटरडेंटल पैपिला में कन्फाइन हो, वहीं तक इनलार्जमेंट जिंजाइवा की हो रही हो, तो वो ग्रेड 1 कहलाएगा। ग्रेड 2 में क्या होता है? इन्वॉल्व करेगा वो इंटरडेंटल पैपिला और मार्जिनल जिंजाइवा, दोनों को इनलार्जमेंट होगी दोनों की। ग्रेड 3 में इनलार्जमेंट कवर्स 3/4 और मोर ऑफ द क्राउन। 3/4 या उससे ज्यादा भी जिंजाइवा जो है ओवर ग्रोथ करके क्राउन को कवर कर लेगा। ये हो गया ग्रेड 3 जिंजाइवल इनलार्जमेंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग शुरू करते हैं इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट। इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट में भी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट ऑफ जिंजाइवा।
जिंजाइवल इनलार्जमेंट है वो क्रोनिक या अक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के कारण हो सकता है, बट क्रोनिक चेंजेस आर मच मोर कॉमन। क्रोनिक चेंजेस जिंजाइवल इनलार्जमेंट की ज्यादा कॉमन होती है। और ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट है ना, ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होती है। किसी भी टाइप के इनलार्जमेंट की सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होगी इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट। तो इन इन्फ्लेमेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट दैट टू ऑफ क्रोनिक फॉर्म, क्रोनिक चेंजेस आर मच मोर कॉमन। क्रोनिक चेंजेस ज्यादा कॉमन होते हैं इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट में। कैसा दिखेगा हमारा? इट ओरिजिनेट्स एज स्लाइट बैलूनिंग ऑफ इंटरडेंटल पैपिला एंड मार्जिनल जिंजाइवा। इन्फ्लेमेटरी, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी में क्या होगा? इंटरडेंटल एंड मार्जिनल पैपिला की बैलूनिंग होगी हल्की सी। Bulge can increase in size until it covers part of the crown। जब तक ये ऊपर क्राउन के साइड आके क्राउन को कवर ना कर ले तब तक ये बल्ज इंक्रीज होता जाता है साइज में। इनके इनलार्जमेंट लोकलाइज्ड या जनरलाइज हो सकते हैं एंड स्लोली प्रोग्रेसिव होते हैं और पेनलेस होते हैं अनलेस इट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय अक्यूट इन्फेक्शन और ट्रॉमा। क्या होगा? जिंजाइवल इनलार्जमेंट होगा और ये क्राउन को कवर करेगा, स्लोली प्रोग्रेसिव होगा बट पेनलेस होगा, और जब तक इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्यूमुलेशन के कारण और वेरियस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तब तक ये पेनलेस होगा। ईटियोलॉजी क्या है? ईटियोलॉजी इज इट इज काउज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू डेंटल प्लाक ऑफन सीन इन माउथ ब्रीदर्स। क्या होता है कि जो डेंटल प्लाक लंबे समय तक ओरल कैविटी में टिथ पे रह जाता है, उसकी क्लीनिंग नहीं होती है, उसकी वजह से हो रहा है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट, और ये माउथ ब्रीदर्स में ज्यादा दिखता है। और डेंटल प्लाक किस कारण ज्यादा होगा? ऐसे पेशेंट जिनमें पुअर ओरल हाइजीन हो रही हो, कुछ एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज हो रही हो, या इम्प्रॉपर रेस्टोरेटिव या ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस उनमें लगे हों, तो प्लाक का एक्यूमुलेशन को ये सारे कंडीशन फेवर करते हैं। व्हाट इज द कॉमन साइट ऑफ सच इन्वॉल्वमेंट? जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट है उसका कॉमन साइज क्या है? मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन। मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट का कॉमन साइट है। माउथ ब्रीदर्स में भी जो दिखेगा मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन में ही जिंजाइवल इनलार्जमेंट दिखेगा। और ऐसा क्यों होता है? माउथ ब्रीदर्स है, कंटिन्यूसली ओपन माउथ है, जो तो क्या होगा, सरफेस ड्राई हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, जिंजाइवा की इरिटेशन होगी और फिर जिंजाइवल इनलार्जमेंट होगा। द सेकेंड जिंजाइवल इनलार्जमेंट इज अक्यूट इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट। अक्यूट इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट में जिंजाइवल एब्सेस भी आता है और पेरियोडोंटल एब्सेस भी आता है। तो थोड़ा सा जिंजाइवल एब्सेस हम लोग यहाँ देख लेंगे और एक डिटेल्ड फॉर्म में हम लोग सेकंड लेक्चर में भी जिंजाइवल एंड पेरियोडोंटल एब्सेस को देखेंगे। तो जिंजाइवल एब्सेस क्या है? जिंजाइवल एब्सेस अक्यूट, एक तो ये एक अक्यूट इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट है, दूसरा लोकलाइज्ड पेनफुल रैपिडली एक्सपैंडिंग लीजन दैट यूजुअली हैज अ सडन ऑनसेट। जिंजाइवल एब्सेस ये लोकलाइज्ड होंगे, पेनफुल होते हैं, बहुत जल्दी एक्सपैंड करते हैं और इनकी ऑनसेट भी बहुत सडन होती है। जनरली लिमिटेड टू मार्जिनल जिंजाइवा एंड इंटरडेंटल पैपिला। ये भी कहाँ तक लिमिट करते हैं? इनकी भी लिमिटेशंस है, जनरली मार्जिनल जिंजाइवा एंड इंटरडेंटल पैपिला। अर्ली स्टेज में क्या होता है जिंजाइवल एब्सेस के? जिंजाइवल एब्सेस अपीयर्स एज अ रेड स्वेलिंग विद अ स्मूथ शाइनी सरफेस। रेड स्वेलिंग होती है, शाइनी सरफेस होता है जो स्मूथ होता है। 24 से 48 घंटे के बाद उसके लीजन्स यूजुअली बिकम फ्लक्चुएंट एंड पॉइंटेड विद अ सरफेस ऑरिफाइस फ्रॉम विच अ पोरुलेंट एक्सुडेट में बी एक्सप्रेस्ड। पहले हल्की सी स्वेलिंग होगी, स्मूथ शाइनी सरफेस दिखेगा। 24 से 48 आवर्स के बाद लीशन जो है वो फ्लक्चुएंट हो जाएगा ड्यू टू पस, पॉइंटेड होगा, एक सरफेस ऑरिफाइस होगा, उसमें सरफेस ऑरिफिस होगी उसमें जहां से पस या पोरुलेंट एक्सुडेट जो है वो डिस्चार्ज होगा। जहां पे जिंजाइवल एब्सेस हो रहा है उसके बगल वाला टूथ, एडजेसेंट टूथ जो होता है वो सेंसिटिव टू परकशन, उसमें आप परकशन करोगे तो पेन होगा। इफ परमिटेड टू प्रोग्रेस
लीजन्स ग्रेजुअली रप्चर्स स्पॉन्टेनियसली, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो लीजन खुद ब खुद रप्चर करता है, रप्चर हो जाएगा, एक्सेस साइज बढ़ेगा, उसके बाद लीजन खुद रप्चर होगा। व्हाट इज ईटियोलॉजी ऑफ जिंजाइवल एब्सेस? जिंजाइवल एब्सेस रिजल्ट्स फ्रॉम बैक्टीरिया carried deep into the tissue when a foreign substance is forcefully embedded in the gingiva। जब एक फॉरेन सब्सटेंस जिंजाइवा में जाकर अटक जाए, फंस जाए और वहां पे फिर बैक्टीरियाज की एंट्री होने लगे तो जिंजाइवल एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। अब ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? टूथब्रश के ब्रिशल्स हो गए, एप्पल के कोर हो गए, लॉबस्टर शेल के फ्रैगमेंट हो गए, कुछ ब्रोकन पीस ऑफ टूथपिक एटसेट्रा, कुछ भी जाकर अगर वहां पे स्टक हो जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है तो। एब्सेस लोकलाइज्ड इन जिंजाइवा caused by injury to outer surface of gingiva and not involving supporting structure। जिंजाइवल एब्सेस जो है वो बस जिंजाइवा को ही अफेक्ट करता है, सपोर्टिंग पेरियोडोंटल स्ट्रक्चर्स को नहीं। आर कॉल्ड एब्सेस लोकलाइज, ऐसे एब्सेस जो कि जिंजाइवा में लोकलाइज्ड हो, जो कि जिंजाइवा की आउटर सरफेस की इंजरी के कारण हो रहे हो और पेरियोडोंटल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को, एल्विलर बोन को, पीडीएल के बाकी स्ट्रक्चर्स को वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे डिसकंडीशन को हम लोग जिंजाइवल एब्सेस कहते हैं। may occur in presence और absence of periodontal pocket, और पेरियोडोंटल पॉकेट प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी रह सकता है। नेक्स्ट इज पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस इज ऑल्सो नोन एज लेटरल एब्सेस और पेराइटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस को ही हम लोग लेटरल एब्सेस या पेराइटल एब्सेस कहते हैं। इट इज अ लोकलाइज्ड पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन इन पेरियोडोंटल टिश्यूज। यहाँ पेरियोडोंटल टिश्यूज का, पेरियोडोंटल स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट है। पेरियोडोंटल एब्सेस जो है वो इन्वॉल्व करता है पेरियोडोंटल स्ट्रक्चर्स को। ये क्या है? एक लोकलाइज्ड पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन है पेरियोडोंटल टिश्यूज का। पेरियोडोंटल एब्सेस की फॉर्मेशन कैसे होगी? तो क्या होता है, इन्फेक्शन जो है ना वो एक्सटेंड करता है पेरियोडोंटल पॉकेट के थ्रू डीपली सपोर्टिंग पेरियोडोंटल टिश्यूज में, और रूट के लेटरल एस्पेक्ट में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेशन होती है। क्या हो रहा है, इन्फेक्शन जो है पेरियोडोंटल पॉकेट के थ्रू डीप टिश्यूज के अंदर जा रहा है पेरियोडोंटल, और लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ रूट में जो हो रहा है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है। और अंदर कहा, कनेक्टिव टिश्यू, पॉकेट वॉल के कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लामेशन जो है फिर वहां से पेरियोडोंटल पॉकेट से इनटू अ लोकल लेटरल एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द पेरियोडोंटल पॉकेट इनटू द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द पॉकेट वॉल। कहाँ जा रहा है इन्फेक्शन? कनेक्टिव टिश्यूज में एक्सटेंड कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस रिजल्ट्स व्हेन ड्रेनेज इनटू द पॉकेट स्पेस इज इम्पेयर्ड। क्या हो जा रहा है कि इन्फेक्शन तो हो रहा है, इन्फ्लामेशन तो हो रहा है, लेकिन जो भी फॉर्मेशन हो रही है इन सब की वजह से उन सब का ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है। सारी इन्फ्लामेटरी चीजें जो है वो एक्यूमुलेट हो जा रही हैं, जिसकी वजह से एब्सेस का फॉर्मेशन होगा। अब पेरियोडोंटल एब्सेस में फॉर्म इन द कल्डे सैक। कल्डे सैक मतलब एक ऐसा रास्ता जो एक तरफ से बंद हो, जिसकी एंट्री तो हो रही है चीजों की लेकिन एग्जिट के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता बंद है। कल्डे सैक, डीप एंड ऑफ विच इज शट ऑफ फ्रॉम द सरफेस। एंट्री तो हो रही है लेकिन नीचे एग्जिट बंद है, वहां से ड्रेनेज नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा चीजों को, और वहां चीजें स्टक हो जा रही है, एक्यूमुलेट हो जा रही है। और ऐसा क्यों होगा? कब एब्सेस बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे? इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ कैलकुलस ड्यूरिंग पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट। पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट के टाइम कुछ कैलकुलस का हिस्सा रह गया पेरियोडोंटल पॉकेट में, जिंजाइवा के अंदर। जिंजाइवल वॉल श्रिंक्स। क्या होगा, आपने रूट प्लेनिंग की, कैलकुलस तो निकाला लेकिन थोड़ा सा कैलकुलस रह गया। अब जो स्वेल्ड जिंजाइवा थे क्लीनिंग के कारण वो श्रिंक हो गए, अब स्वेल्ड जिंजाइवा बंद हो गए और कैलकुलस अब अंदर ही स्टक हो गया। ऑक्लूडिंग द पॉकेट ऑरिफाइस एंड पेरियोडोंटल एब्सेस अकर्स इन द सील्ड ऑफ पोर्शन ऑफ द पॉकेट। अब ऑरिफाइस बंद हो गई
और जो सील्ड ऑफ पोर्शन ऑफ द पॉकेट है, अब जो पॉकेट क्लोज ऑफ हो गया वहां से कुछ डिस्चार्ज बाहर नहीं आ पा रहा है, जो भी फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ पोर्शन ऑफ द पॉकेट, उस पोर्शन में। दूसरा क्या क्या केस होगा, एक तो ये हो गया कि आपने कुछ एटियोलॉजिक फैक्टर्स छोड़े। दूसरा, आफ्टर ट्रॉमा टू द टूथ और विथ परफोरेशन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द रूट इन एंडोडोंटिक थेरेपी, क्या होगा कि या तो टूथ का ट्रॉमा हो रहा हो या परफोरेशन हो गया, जब आप पेशेंट का कोई वो कर रहा हो, बीएमपी एटसेट्रा कर रहा हो, तो परफोरेशन हो गया होगा रूट में, तो उस केस में एब्सेस में अकर इन द एब्सेंस ऑफ पेरोडोंटल डिजीज। तो यहाँ पे किसी पेरोडोंटल डिजीज की जरूरत नहीं हो है, कोई रीजन नहीं है, पेरोडोंटल डिजीज नहीं है, स्टिल पेरोडोंटल एब्सेस हो रहा है। क्यों? आइदर टूथ का ट्रॉमा हो रहा हो या परफोरेशन हो रहा हो लेटरल वॉल का ड्यूरिंग एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। अब पेरोडोंटल एब्सेस है ना, वो अपने लोकेशन के आधार पे, लोकेशन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। एब्सेस इन सपोर्टिंग पेरोडोंटल टिश्यूज अलॉन्ग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रूट, एक तो सपोर्टिंग पेरोडोंटल टिश्यूज में एब्सेस हो, दूसरा एब्सेस इन सॉफ्ट टिश्यू वॉल ऑफ अ डीप पेरोडोंटल पॉकेट, डीप पेरोडोंटल पॉकेट के सॉफ्ट टिश्यू वॉल के अराउंड हो रहे हो, एब्सेस हो जा रहे हो। व्हाट इज द काउजेटिंग एजेंट या इन्वेडिंग बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ पेरोडोंटल एब्सेस? इन्वेडिंग बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ पेरोडोंटल एब्सेस आर ग्राम नेगेटिव कोकाई, डिप्लोकोकाई, फ्यूजीफॉर्म एंड स्पाइरोकीट्स। जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेरियोडोंटल एब्सेस में मिलेंगे वो है हमारे ग्राम नेगेटिव कोकाई, डाइप्लोकोकाई, फ्यूजीफॉर्म एंड स्पाइरोकीट्स। इन सब के साथ साथ इन्वेजिव फंगी वर ऑल्सो फाउंड एंड इंटरप्रेटेड एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेडर्स। तो पेरियोडोंटल एब्सेस में आपको अगर फंगाई मिल रहा है तो उसको क्या नाम दोगे आप? अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेडर्स, या फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेडर्स किनको कहोगे आप? वो इन्वेसिव फंगाई जो कि पेरियोडोंटल एब्सेस के केस में आपको बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ मिल रहे हों। और इन सब में प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ग्राम नेगेटिव एनारोबिक रॉड कॉलोनाइजेस। सबसे पहले क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव एनारोबिक रॉड्स कॉलोनाइज करते हैं पेरियोडोंटल एब्सेस के लिए। पेरियोडोंटल एब्सेस के फॉर्मेशन में सबसे पहले प्राइमरीली कौन आ रहे हैं? ग्राम नेगेटिव एनारोबिक रॉड्स, वो आगे कॉलोनाइज करते हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट की ट्रीटमेंट क्या होती है? इसकी ट्रीटमेंट होती है स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग आप कब करोगे? जब जिंजाइवल इनलार्जमेंट की साइज इतनी बड़ी ना हो कि वो इंटरफेयर करे कंप्लीट रिमूवल ऑफ टूथ डिपॉजिट। आसानी से अगर इनलार्जमेंट है बट आसानी से अगर स्केलिंग और रूट प्लेनिंग से सारे डिपॉजिट्स रिमूव हो जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट होगी हमारी स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। लेकिन अगर जो हमारा इनलार्जमेंट है वो सॉफ्ट नहीं हो, फाइब्रोटिक हो, हार्ड हो, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारी होगी सर्जिकल रिमूवल ऑफ सच जिंजाइवल इनलार्जमेंट। क्योंकि ये जो हार्ड है ना, सिग्निफिकेंट फाइब्रोटिक है ना, ये स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग के बाद भी श्रिंक नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? हमें इनको सर्जिकली रिमूव करना होगा। किसी भी टेक्निक से दो टेक्निक है सर्जिकल रिमूवल के लिए। एक तो हो जाएगा कि आइदर जिंजिवेक्टोमी करेंगे हम लोग, अगर जिंजिवेक्टोमी, और दूसरा है फ्लैप टेक्निक से रिमूव करना। जिंजिवेक्टोमी कब करेंगे? टिश्यू की कैरेक्टर देखकर। अगर स्टिल वो कंसिडरेबली सॉफ्ट है तो जिंजिवेक्टोमी करेंगे, लेकिन अगर हार्ड है तो हमें फ्लैप रिमूवल के लिए, फ्लैप टेक्निक के लिए हार्ड जिंजाइवल सरफेस चाहिए होता है, तो वहां पे हम लोग फ्लैप टेक्निक से रिमूव करेंगे इसको। पेरियोडोंटल एब्सेस एंड जिंजाइवल एब्सेस की ट्रीटमेंट आगे जब कंप्लीट लेक्चर हम लोग लेंगे, पेरियोडोंटल एंड जिंजाइवल एब्सेस का कंप्लीट रिवीजन करेंगे तो उसमें अच्छे से ट्रीटमेंट है। अभी हम लोग शुरू करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट। Drug induced gingival enlargement is a well known consequence of administration of some anticonvulsants, immunosuppressants and calcium channel blockers. May create speech problem, mastication, tooth
इरप्शन एंड एस्थेटिक प्रॉब्लम्स। और जब ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, स्पीच की प्रॉब्लम, मैस्टिकेशन की प्रॉब्लम, टूथ इरप्शन में प्रॉब्लम और एस्थेटिक प्रॉब्लम होगा। ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट किन किन केसेस में होता है, कुछ एंटी कन्वर्जेंट्स जैसे कि हाइडेंटोइन ग्रुप्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जब पेशेंट यूज कर रहे हो, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज कर रहा हो। ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट की क्लिनिकल फीचर क्या है, ग्रोथ या इनलार्जमेंट इज यूजुअली generalized throughout mouth but is more severe in the maxillary and mandibular anterior region। throughout mouth तो हो सकते हैं, लेकिन ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट DIGE ये जो है सीवियर कहाँ होंगे, मैक्सिला और मैंडिबल के एंटीरियर रीजन में। DIGE ई डेंचुलस ओरल कैविटी में, ई डेंचुलस स्पेसेस में नहीं होते हैं। ज्यादा कॉमन ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट जो है वो मेल चिल्ड्रंस में एंड एडोलेसेंट्स में होते हैं। किसमें, मेल चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स में। मोस्ट प्रिवेलेंट लोकेशन, सबसे ज्यादा ऐसे लोकेशन जहां ये सबसे ज्यादा होता है, एंटीरियर जिंजाइवल टिश्यूज ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। मोस्ट कॉमन काउज क्या है ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट का, फेनेटोइन, साइक्लोस्पोरिन एंड निफेडिपिन। सबसे कॉमन काउज अगर जिंजाइवल इनलार्जमेंट का DIGE का पूछा जाए और 3 ऑप्शन दे दिया जाए आपको, फेनेटोइन, साइक्लोस्पोरिन एंड नेफेडेपिन, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सबसे कॉमन काउज क्या है हमारा, फेनेटोइन है, उसके बाद साइक्लोस्पोरिन, उसके बाद नेफेडेपिन। 50%, 30%, 20% ऐसा कुछ इंसिडेंस के चांसेस होते हैं, बट फेनेटोइन, साइक्लोस्पोरिन एंड नेफेडेपिन। ग्रोथ कैसे स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट्स एज अ फर्म पेनलेस बीड लाइक नोड्यूलर इनलार्जमेंट ऑफ इंटरडेंटल पैपिला। ठीक है, पेनलेस होगा, थोड़ा फर्म होता है, बीड लाइक या नोड्यूलर होगा, इंटरडेंटल पैपिला से शुरू होगा। टिपिकली कब, विद इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ टेकिंग सर्टेन मेडिकेशंस विच एक्सटेंड्स टू फेशियल एंड लिंगुअल मार्जिन। और ये इनलार्जमेंट जो है ये फेशियल एंड लिंगुअल मार्जिन दोनों को कवर करेगा। ये इनलार्जमेंट फेशियल एंड लिंगुअल मार्जिन, फेशियल एंड लिंगुअल मार्जिन ड्रग इंड्यूस्ड दोनों को कवर करता है, फेशियल मार्जिन को भी, लिंगुअल मार्जिन को भी। कब, ड्रग स्टार्ट होने के कुछ महीने के अंदर ही। फर्म होगा, पेनलेस होगा और बीड लाइक या नोड्यूलर होगा। Marginal and papillary enlargements unite and may develop into a massive tissue fold causing a considerable portion of the crown, covering a considerable portion of the crown। क्या होगा, मार्जिनल और पैपिलरी जिंजाइवा, मार्जिनल जिंजाइवा और पैपिलरी जिंजाइवा इनलार्ज होके ये दोनों मिल जाएंगे और मैसिव पोर्शन ऑफ क्राउन को कवर कर लेंगे। एक मैसिव सा पोर्शन बनेगा और जो क्राउन को भी कवर कर लेगा। Enlargement characteristically appears to project from beneath gingival margin। जिंजाइवल मार्जिन के beneath से ये अपीयर होना शुरू होगा। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगी, बाय अ लीनियर ग्रूव और डिप्रेशन सेपरेटिंग इट फ्रॉम द जिंजाइवल मार्जिन। लीनियर ग्रूव या डिप्रेशन क्या करता है, हमारे अटैच जिंजाइवा और मार्जिनल जिंजाइवा को सेपरेट करता है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लीनियर ग्रूव और डिप्रेशन सेपरेटिंग इट फ्रॉम द जिंजाइवल मार्जिन। इनलार्जमेंट जो होगा वो जिंजाइवल मार्जिन के पीछे से अपीयर होगा और एक लीनियर ग्रुप जो बन रही है हमारी वो इसको सेपरेट करेगी इनलार्जमेंट को। लीशन व्हेन दे अपीयर आर मलबेरी शेप्ड, क्या है, आइदर आप इसको बीड लाइक बोलो, नोड्यूलर बोलो या मलबेरी शेप्ड बोलो। ड्रग इंड्यूस्ड जो होंगे वो मलबेरी शेप्ड होंगे। फर्म pale pink and resilient with a minutely lobulated surface with no tendency to bleed in absence of infection। no tendency to bleed, इस जिंजाइवल इनलार्जमेंट की टेंडेंसी ब्लीडिंग की नहीं होती है जब तक इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी कारण ट्रॉमा हो जाए ओक्लूजन के कारण या फिर बैक्टीरियल इन्वेशन हो जाए, किसी भी कारण जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा इसकी टेंडेंसी ब्लीड की नहीं होती है। ये एक मास, स्वेल्ड मास है, मलबेरी अपीयरेंस का, नोड्यूलर अपीयरेंस का या बीड लाइक अपीयरेंस का। DIGE may occur in mouth with little or no plaque and may be absent in mouth with abundant plaque। इसका DIGE का प्लाक के माउथ में एब्सेंस और प्रेजेंस होने से कोई नाता नहीं है। क्यों,
क्योंकि ये तो हमारे सिस्टेमिक कंडीशन से हो रहा है, जो मेडिसिन हमने ली है, जो मेडिसिन पेशेंट ने ली है उसके वजह से हो रहा है, उस मेडिसिन की वजह से बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं इसके वजह से DIGE हो रहा है, ना कि ओरल कैविटी में प्लाक या पुअर ओरल हाइजीन हो उस वजह से हो रहा है। इनलार्जमेंट क्या है? क्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि कुछ महीने दवा खाने के बाद ये हो रहा है, तो लंबे समय में हो रहा है। क्रोनिक एंड स्लोली इंक्रीज इन साइज। Spontaneous disappearance occurs within a few months after discontinuation of the drug। और जैसे ही ड्रग डिसकंटिन्यू कर दिया जाए ये खुद से धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। अब किसी भी कंडीशन में हम लोग ड्रग को स्टॉप तो नहीं करवा सकते, तो पेशेंट जो मेडिसिन जिस डॉक्टर के कंसल्टेशन में ले रहा हो उस पेशेंट को बोलते हैं कि जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने को कि मेडिसिन को सब्स्टिट्यूट कर दे। तो एक मेडिसिन सब्स्टिट्यूशन होता है एपिलेप्सी का, उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग एपिलेम आर अगर प्रिस्क्राइब कराएं तो पेशेंट का जिंजाइवल इनलार्जमेंट बहुत हद तक कंट्रोल्ड हो जाता है या नहीं होता है। DIGE कंसिस्ट ऑफ प्रोनाउंस्ड हाइपरप्लेशिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम। क्या हो रहा है DIGE में? प्रोनाउंस्ड हाइपरप्लेशिया कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम का हो रहा है। अब ड्रग इंड्यूस में हमने 3 ड्रग्स पढ़े, इम्यूनोसप्रेसेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंटी कन्वल्जेंट्स। तो एंटी कन्वल्जेंट्स में क्या होगा? द फर्स्ट DIGE रिपोर्टेड वर दोज प्रोड्यूस्ड बाय फेनेटोइन। सबसे पहला ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल इनलार्जमेंट किस मेडिसिन के केस में रिपोर्ट हुआ था? सबसे पहला ड्रग इंड्यूस जिंजाइवल इनलार्जमेंट फेनेटोइन के केस में रिपोर्ट हुआ था, डायलैंटिन के केस में। ये हाइडेंटोइन ग्रुप का है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। हाइडेंटोइन ग्रुप का है एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए, फेनेटोइन। ठीक है, सबसे पहला DIGE फेनेटोइन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रिकॉर्ड हुआ था। क्यों? क्योंकि फेनेटोइन स्टिमुलेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स एंड एपिथेलियम। प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लीकेशन कराता है फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स एंड एपिथेलियम की। क्या हो रहा है इसमें? एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन हो रही है या फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स की एपिथेलियम हो रही है। बाकी ड्रग जिनके वजह से DIGE हो रहा हो वो है एथोटोइन, मेफेनेटोइन, सक्सिनिमाइड्स, एथोसक्सिमाइड्स, दैट्स ज़ेरोंटिन एंड मेथोसेक्सिमाइड। इनके इसमें आता है सेलोंटिन एंड वैल्प्रोइक एसिड, डेपाकेन। वैल्प्रोइक एसिड कंसिस्टिंग ड्रग डेपाकेन। तो एक हम लोग ये याद कर सकते हैं, वैल्प्रोइक एसिड एंड उसमें भी डेपाकीन। वैसे तो सारे याद होने चाहिए। कौन कौन से? एथोटोइन, मेफेनेटोइन, सक्सिनिमाइड्स, एथोसक्सिमाइड, मिथसक्सिमाइड एंड वैल्प्रोइक एसिड। वैल्प्रोइक एसिड में मेडिसिन डेपाकीन। और ये आप देख लेना। इम्यूनोसप्रेसेंट्स के केस में क्या होगा? सबसे ज्यादा साइक्लोस्पोरिन पोटेंट इम्यूनोसप्रेसिव। साइक्लोस्पोरिन जो है वो यूज करते हैं हम लोग कब? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा हो और अलग अलग केसेस में। तो एक इम्यूनोसप्रेसिव है पोटेंट साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन की डोज कितनी दी जाती है? 500 मिलीग्राम पर डे रिपोर्टेड टू इंड्यूस जिंजाइवल ग्रोथ। अगर साइक्लोस्पोरिन की डोज 500 मिलीग्राम पर डे है तो वो जिंजाइवल ग्रोथ या जिंजाइवल इनलार्जमेंट काउज कराता है। इसमें क्या होगा कि जो जिंजाइवल में वेसल्स होंगे वो जो स्वेलिंग होगी उसमें वैस्कुलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी। फेनेटोइन जितना कराता है उससे भी ज्यादा, मोर वैस्कुलराइज्ड देन फेनेटोइन। जिंजाइवल इनलार्जमेंट जो होगी वो ज्यादा वैस्कुलराइज्ड होगी। It selectively and reversibly inhibit helper T cells। साइक्लोस्पोरिन क्या कर रहा है? ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यून को सप्रेस कर रहे हैं और हमारा इम्यून प्रोटेक्ट करने का, इम्यून रिस्पॉन्स करना ही टी सेल्स का काम है। तो इट सेलेक्टिवली एंड रिवर्सिबली इनहिबिट हेल्पर टी सेल्स विच प्लेज रोल इन सेल्यूलर एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो साइक्लोस्पोरिन कैसे DIGE करा रहा है? हेल्पर टी सेल्स को सप्रेस करा के। और किस 2 ड्रग कॉम्बिनेशन से जिंजाइवल इनलार्जमेंट ज्यादा दिखेगा पेशेंट में? तो ऐसे पेशेंट जिनको साइक्लोस्पोरिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर
दोनों मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है, जो दोनों मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी कंडीशन में, उसमें जिंजाइवल इनलार्जमेंट ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। किन दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में? साइक्लोस्पोरिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो पेशेंट ये दोनों मेडिसिन एक साथ ले रहे हैं उनमें ज्यादा चांसेस होगी, जिंजाइवल इनलार्जमेंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। Drugs for the treatment of cardiovascular conditions such as hypertension, angina pectoris, cardiac arrhythmias and coronary artery spasm, इन सब के लिए हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। ये करते क्या है? दे इनहिबिट कैल्शियम आयन इनफ्लक्स across the cell membrane of the heart and smooth muscles। ये इनका MOA मैकेनिज्म, MOA क्या है कि इनहिबिट करते हैं कैल्शियम आयन इनफ्लक्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हार्ट के एंड स्मूथ मसल सेल्स में, ब्लॉकिंग इंट्रासेल्यूलर मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, जिसके वजह से कैल्शियम इंट्रासेल्यूलर मोबिलाइजेशन ब्लॉक हो जाती है। दिस इंड्यूसेस डायरेक्ट डायलेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स, इम्प्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है। ऑल्सो रिड्यूसेस हाइपरटेंशन बाय डायलेटिंग द पेरिफेरल वैस्कुलेचर्स। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारे लिए जो जरूरी है वो है निफेडिपिन, वन ऑफ द मोस्ट ऑफन यूज्ड। निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में निफेडिपिन one of the most often used induces gingival enlargement in 20% of the patient, as well as diltiazem, felodipine, nitroglycerin and verapamil also induces gingival enlargement। निफेडिपिन, वेरापामिल, उसके साथ साथ फेलोडिपिन, नाइट्रोडिपिन एंड डाइल्टियाजेम, ये सारे जो हैं जिंजाइवल इनलार्जमेंट कराते हैं। तो पेशेंट का हम निफेडिपिन बंद तो नहीं करा सकते, लेकिन उनके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करवा के उसका सब्स्टिट्यूशन दिलवा सकते हैं। तो निफेडिपिन का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? डाईहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स। उसका निफेडिपिन का सब्स्टिट्यूशन क्या है? डाईहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स। इजराडिपिन डज नॉट इंड्यूस जिंजाइवल ओवरग्रोथ, और मेडिसिन क्या है? इजराडिपिन। इजराडिपिन क्या है? डाईहाइड्रोपाइरिडीन का डेरिवेटिव है इजराडिपिन। इजराडिपिन क्या करता है? जिंजाइवल ओवरग्रोथ नहीं कराएगा। निफेडिपिन के साथ अगर साइक्लोस्पोरिन दे दो, इन कंबाइंड यूज इंड्यूसेस लार्जेस्ट ओवरग्रोथ। जो हमने पीछे पढ़ा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और इम्यूनोसप्रेसेंट अगर कोई पेशेंट साथ ले रहा है तो जिंजाइवल इनलार्जमेंट और ज्यादा होगी। तो उसका एग्जांपल क्या है? अगर कोई पेशेंट निफेडिपिन और साइक्लोस्पोरिन साथ ले रहा है तो लार्जर ओवरग्रोथ होगी। अब जो सब्स्टिट्यूशन है मेडिसिन की, तो फेनेटोइन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? फेनेटोइन की जगह कार्बामाजिपाइन या वैल्प्रोइक एसिड, फेनेटोइन की जगह कार्बामाजिपाइन या वैल्प्रोइक एसिड सब्स्टिट्यूट करते हैं। निफेडिपिन की जगह डाइल्टियाजेम या वेरापामिल सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइक्लोस्पोरिन की जगह टैक्रोलिमस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक थेरेपी में अजीथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अजीथ्रोमाइसिन की 3 डे कोर्स, सिस्टेमिक अजीथ्रोमाइसिन का 3 डे कोर्स देंगे। ये हो गया ड्रग सब्स्टिट्यूशन। उसके साथ साथ ओरल कैविटी में वही प्लाक कंट्रोल ये सब करवाना होगा। नाउ इडियोपैथिक जिंजाइवल इनलार्जमेंट, एज नेम सजेस्ट्स, अनडिटरमाइंड काउज, जिसका काउज ही नहीं पता हो। ये एक रेयर कंडीशन है। इडियोपैथिक जिंजाइवल इनलार्जमेंट एक रेयर कंडीशन है। इसको और भी नाम से और भी टर्म्स दे सकते हैं, जैसे कि जिंजिवोमैटोसिस, एलिफेंटियासिस, इडियोपैथिक फाइब्रोमैटोसिस, हेरिडिटरी जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया एंड कंजेनाइटल फैमिली